आज हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को डिस्कस करेंगे। आज के आर्टिकल में सबसे पहले हम बायो एलिमेंट्स के मुतालिक जानेंगे कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है, नेचर में पाए जाने वाले जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 92 है, जबकि बायो एलिमेंट्स जो हैं, बायो एलिमेंट्स से मुराद है जानवरों की बॉडीज जिन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है जो जानवरों के अंदर पाई जाती हैं। उनकी तादाद 16 है। जानवरों की बॉडीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। तो ये 16 एलिमेंट्स जो हैं ये जानवरों की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। इन 16 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट हैं बाकी एलिमेंट्स जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं उनसे। तो ये 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी मेजर बायो एलिमेंट्स की है और दूसरे ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स जो है ये बॉडी का 99% बनाते हैं। इनमें ऑक्सीजन, %65 होती है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस शामिल है जो कि सिर्फ 1% होगी। इसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये पूरी बॉडी का 99% बनाते हैं जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जबकि ट्रेस एलिमेंट्स मिलके बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। लेकिन अहमियत के लिहाज से मेजर और ट्रेस बायो एलिमेंट्स दोनों ही बॉडी के लिए अहम है, क्योंकि ये अपना अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट की बॉडी के अंदर कमी होती है तो वो बॉडी के लिए पेचीदगी का बायस बनती है। तो ट्रेस बायो एलिमेंट्स में पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक वगैरह शामिल है। ये मिलके बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। तो ये बायो एलिमेंट्स के मुतालिक हम पढ़ रहे थे कि बायो एलिमेंट्स क्या चीज़ है। तो हमें पता चल गया कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो जानवरों की बॉडीज बनाते हैं। अब एक जानवर की जो बॉडी होती है वो प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती है। हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लिए की जाती है, इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है। एक सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी शामिल है। इनके मिलने से मजमूई तौर पर जो चीज बनती है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। एक सेल जो होता है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर वकूअ पज़ीर होते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर देखा जाए तो उनके अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होती है और
ये बढ़ती हुई इंटायर वर्ल्ड तक चली जाती है। यानी हम सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद ऑर्गेनिज्म, फिर इसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, बायोस्फीयर लेवल और हत्ता के इंटायर वर्ल्ड जो है उसको इसमें स्टडी किया जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की नीड की वजह क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बायोलॉजिस्ट्स इसलिए करते हैं कि जानदार जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जानदार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जानदारों के मुताला के लिए उनके हर लेवल को पढ़ना ज़रूरी होता है। बायोलॉजी में जानदार हर लेवल पर स्टडी किए जाते हैं, तो बायोलॉजिस्ट्स इनको मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम कर देते हैं, जिसकी बिना पे इनको पढ़ना और इनको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम सबसे पहला लेवल पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल कहलाता है। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल जो है, एटम्स के मतलब हम पढ़ते हैं कि एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मुतल्लिक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा और बहुत से नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि बेसिक पार्टिकल है जो मिलके एटम को बनाते हैं। तो एटम इंतहाई इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह को डिस्कस करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मोलेकुलर लेवल। हम जानते हैं कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल एक स्टेबल पार्टिकल होता है जो कि एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। एटम्स एक दूसरे के साथ आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए से मिलते हैं तो मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, लो, और मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सैकड़ों किस्म के बहुत ज्यादा माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास CO2 H2O है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल इनमें स्टार्च, लिपिड्स, और न्यूक्लिक एसिड वगैरह शामिल है। तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ये जानवरों की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं और बहुत से फंक्शन सरंजाम देते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आता है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। सॉरी, इसके बाद एक बात और यहाँ पे ऐड करना जरूरी है कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के अलावा जानवरों की बॉडीज के अंदर और किस्म के भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मुराद है ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं और जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम अनासर पर मुश्तमिल होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एक जानदार के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और न्यूक्लियोटाइड जैसा कि ADP, ATP और AMP वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को इस तरह से डिफाइन करेंगे, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
एक सेल बहुत सारे ऑर्गेनेलिज से मिलकर बना हुआ होता है। सेल ऑर्गेनेलिज से मुराद है सेल के अंदर पाए जाने वाली सब सेलुलर साख्तें। सेल के अंदर जिंदगी के तमाम तरह अफाल हो रहे होते हैं और सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सेंट्रियूल, ये तमाम ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर पाई जाती हैं और सेल के अंदर अपना अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी काम की तकसीम की गई है। हर ऑर्गेनेली अपना अपना मखसूस काम सर अंजाम दे रहा है। जैसा कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को सेल में से गुजरने देती है। इसी तरह से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस होते हैं जो सेल को तवानाई फ्राहम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह भी करते हैं, जो सेल के बाहर से जहरे वगैरह बॉडी के अंदर आगे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं। इसके अलावा सेंट्रियूल हैं, ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं और सेल डिवीजन के वक्त ये वाल्व पोल्स में चले जाते हैं और वहां पर जाके सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है उसको आसान कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज जो पाए जाते हैं सेल के अंदर, ये अपना अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। गोल्गी प्लेटस है, ये सेल की सिक्रीशन से मुतल्लिक है। वो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ये प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के गिर्द आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। जबकि एनिमल सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेल के वस्त में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल की तमाम तरह एक्टिविटीज इसी न्यूक्लियस से मुंसलिक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियस तक नालियों का एक फैला हुआ निजाम होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। गोल्गी प्लेटस, कैमिलो गोल्गी ने इनको डिस्कवर किया था। ये नालियों का एक सेट होता है, गोल्गी प्लेटस कहलाता है। ये सेल सिक्रीशन से रिलेटेड है। न्यूक्लियस के करीब सेंट्रोसोम, सेंट्रियूल पड़े हुए होते हैं। सेल के अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, जमा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल की पावर हाउस कहलाते हैं। ये सेल को काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये वाला हिस्सा सेल का जिसमें प्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बाद जो अगला लेवल है वो हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल। बहुत सारे सेल्स मिलकर जब काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। आप इस टिश्यू को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having same origin and performing same function। टिश्यू सेल से मिलके बनते हैं और एक जैसे काम सर अंजाम देते हैं। हम कुछ टिश्यू की मिसाल यहाँ पर लेंगे, जैसा कि मसल टिश्यूज जो होते हैं वो मसल को कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मसल को। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो पानी की कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाटर कंडक्शन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट फूड की करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सेल जैसा कि ग्लैंड टिश्यू जो होते हैं वो सिक्रीशनों को सिक्रीट करते हैं बॉडी के अंदर। और नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए नर्व टिश्यूज जो हैं वो अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। ये की एग्जाम्पल है मसल टिश्यूज, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ग्लैंड टिश्यूज सिक्रीट सिक्रीशंस। Xylem are used for conduction of water and flowing
यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।